चूंकि गोल्ड लोन बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आखिरकार क्या है और किन जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है लेने के लिए? देखिए, ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल वे बन चुका है वैसे देखने जाए तो काफी कुछ सालों से। और जहाँ पे मेरे पास अगर गोल्ड है और काफी मात्रा पे मैं जब गोल्ड रिजर्व करके रखता हूँ फिजिकली मेरे पास, तो कहीं ना कहीं ये एक सोच होती है कि जब कुछ इमरजेंसी मेरे लाइफ में आती है, राइट, तब मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इस्तेमाल अगर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, तो पहले तो उसका इस्तेमाल हमको 6 से 8 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। 6 से 8 महीने या तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से लेकर 1.5 2 साल, ये पूरा टाइम फ्रेम अगर आपके दिमाग में रहेगा, यानी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ स्टार्ट करना है उसके लिए हो गई, या कोई ऐसा कैश फ्लो आपको मेंटेन करना है, आप बिजनेस में हो और कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट आती है, तो इस तरह के जो गोल्ड आपके पास रिजर्व पड़े हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जहां पे ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई जहां पे हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये खर्चा, बड़ा खर्चा आने वाला है, मान के चलिए शादी का खर्च, आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करके रखे हैं और जो शादी का खर्च होने वाला है वो बहुत बड़ा खर्च होने वाला है आपके लिए, हम्म। बट उसका ड्यूरेशन अगर देखेंगे तो बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन होगा। तो जब हमारे पास ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, तब हम गोल्ड का लोन के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड हो या ऐसा कोई महंगा पर्सनल लोन हो, तब हम्म। हम गोल्ड लोन के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तरीके हैं गोल्ड लोन के बारे में आपको कब सोचना चाहिए, वो सर आपको बता रहे हैं। सर, बैंक और एनबीएफसी से गोल्ड लोन लेने में जो आम ग्राहक हैं वो कौन कौन से व्यवहारिक अंतर उन्हें समझने चाहिए? देखिए, जब हम बैंक और एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, पहले तो बैंक की अगर बात करें तो कम ब्याज दर होती है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ईएमआई का डिसिप्लिन भी हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी अच्छे से और ज्यादा दिख सकता है। और प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं एनबीएफसी के मुकाबले। बैंकों में प्रोसेसिंग जो लगता है, टाइम जो लगता है, वो थोड़ा सा कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होता है। और सामने अगर हम जब एनबीएफसी की बात करते हैं अंजलि, तब एनबीएफसी में उसका जो डिसबर्समेंट है वो फास्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्याज दरें भी थोड़ा सा वहां पे अगर देखें तो मुझे लगता है कंपेयर टू बैंक थोड़े से ज्यादा होंगे ब्याज दर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब हमको स्मॉल टिकट लोन्स चाहिए होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, तब हम एनबीएफसी के तरफ रुख कर सकते हैं। प्राथमिकता मुझे लगता है बैंकों को ही देनी चाहिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनबीएफसी भी हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं एनबीएफसी, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करें बैंक को। सर, अभी आपने ब्याज दरों की बात करी, तो गोल्ड लोन की ब्याज दरें किन फैक्टर्स पर काम करती हैं, निर्भर करती हैं, और इनमें कितना अंतर देखने को मिलता है? देखिए, लोन टू वैल्यू एलटीवी करके कॉन्सेप्ट होता है, वो सबसे उसको प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो, राइट। लोन का टेन्योर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कितने साल तक आपको चाहिए, आपको रीपेमेंट टाइप कैसा लेना है, आपको रीपेमेंट ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, इंटरेस्ट ओनली का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है गोल्ड लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुलेट यानी आपको एक साथ अगर करना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। और डेफिनेटली आप जो इंस्टीट्यूशन, या तो आप बैंक सोचे या एनबीएफसी सोचे, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है कि फैक्टर अगर आप बात करें तो बहुत ही सब्जेक्टिव भी हो जाते हैं, बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। देखिए, आमतौर पर अगर हम बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 10% का रेंज लगता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनबीएफसी में देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसे जो स्ट्रिक्ट रूल बैंक्स में होते हैं वो एनबीएफसी में आपको नहीं दिखेंगे, तो स्ट्रिक्ट रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम देना पड़ता है, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनबीएफसी में स्ट्रिक्ट इतने नहीं होते हैं, तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट जाता है वो कम से कम 10% से लेकर एज हाई एज 16% तक भी आपको इंटरेस्ट रेट का रेंज दिख सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, और लेकिन अगर किसी को मान लीजिए कि गोल्ड लोन लेना है, सस्ता गोल्ड लोन लेना है, तो ऐसे ग्राहकों को किन शर्तों और चार्जेस पर खास ध्यान देना चाहिए?
देखिए, चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें, मुझे लगता है अंजलि। एक तो पहले जो मैंने लोन टू वैल्यू की बात की, एलटीवी की बात करी, वो कम से कम 65 to 70% तक ही रखना चाहिए। उससे ज्यादा का एलटीवी नहीं रखना चाहिए। लोन टू वैल्यू वाला एस्पेक्ट जो है, ईएमआई बेस्ड जो रीपेमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है कोई भी कस्टमर के लिए। तो आप ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जहां पे आपका प्रिंसिपल भी कम हो रहा है और साथ में आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। बाकी जो प्रोसेसिंग फी होती है, उसका जो वैल्यूएशन का जो चार्ज लगाते हैं वो क्या होता है। फिर फोर क्लोजर अगर आपको करना है, आपने जो भी लोन लिए है, हालांकि जैसे हमने शुरुआत में देखा कि हमको शॉर्टर ड्यूरेशन के लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड लोन का इस्तेमाल करना है, पर उसमें भी अगर आपके पास पैसों की व्यवस्था हो गई, पैसे आपके पास मिल गए, राइट, तो आप अगर फोर क्लोजर करोगे तो वो उसके क्लॉजेस क्या रखते हैं वो भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और देखिए, लो इंटरेस्ट रेट अगर रहता है तो और कोई हिडन चार्जेस वहां पे छुपे हुए हैं कि नहीं, वो भी आपको पूछना चाहिए जब आप लोन ले रहे हैं। सर किस तरीके के हिडन चार्जेस कई बार ग्राहकों से चूक जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, वैसे बहुत बार प्रोसेसिंग फीस अगर देखें तो वो एक कौन से परसेंटेज पे प्रोसेसिंग फीस लगाते हैं, उसमें और क्या एडिशनल चार्जेस लगाकर वो पूरा प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, वो पूछना चाहिए। फोर क्लोज चार्जेस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक या एनबीएफसी को कुछ मुनाफा ज्यादा होना करना पड़ता है या करना होता है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक चार्ज दिखाने के लिए एक चार्ज दिखा देते हैं, बट उसका ब्रेकअप नहीं बताते हैं। तो मेरी हमेशा राय यही होती है कि जब आप एक वो पूरा एक डिस्क्लोजर वाला एक उनका एक पॉइंट रहता है, जो हमेशा आरबीआई भी कहती है कि वो पूरा डिस्क्लोजर बैंकों को या एनबीएफसी को करना है। तो जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो पूरा उनको एक डिस्क्लोजर का पूछ लीजिए कि भाई डिस्क्लोजर में आप जो भी चार्जेस है उसका ब्रेकअप के साथ हमको बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या चार्जेस लेने वाले हैं और कब कब वो चार्जेस लगने वाले हैं। उसका पूरा एक शेड्यूल रहता है, वो आप शेड्यूल अगर उनसे मानते हैं तो वो पूरा जो हिडन चार्जेस वाला जो पार्ट है वो वहां से एलिमिनेट हो सकता है। बिल्कुल। तो सस्ता गोल्ड लोन अगर आप देख रहे हैं, आप लेने की सोच रहे हैं, तो देखिए इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि कहीं एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस तो नहीं आपको देने पड़ रहे हैं। चलिए सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, और आप अगर अपना सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं, सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। पासबुक द सेविंग शो हमारे शो का नाम है, और आपको शॉर्ट फॉर्म उसकी लिखनी है PASS, और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप करके व्हाट्सएप कर देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखिए बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। जयपुर से सवाल आया है राहुल चौहान का। इन्होंने पूछा है कि बैंक और एनबीएफसी में गोल्ड लोन की ईएमआई में कितना फर्क आता है सर? देखिए अंजलि, डेफिनेटली ईएमआई एनबीएफसी के मुकाबले बैंक्स में हमेशा आपको कम दिखेंगे। तो बैंक को अगर आपको प्रायोरिटी रखना है और आपके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो अगर आप देखें, तो ईएमआई पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कम से कम 2 से 3% भी कम हो सकते हैं कंपेयर टू एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल सकती है, बट जो आपका ईएमआई है वो एनबीएफसी में कंपेयर टू बैंक ज्यादा आएगा। और चार्जेस भी ऐसा हो सकता है कि जो बैंकों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी सी ढील बरतते हैं वो लोग, क्योंकि आपको आसानी से और फास्ट प्रोसेसिंग से लोन्स मिलते हैं, तो उसके चार्जेस भी शायद से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये सब फर्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। ईएमआई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैंक में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, रेट काफी कम मिलेगा कंपेयर टू एनबीएफसी।